हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रपोज़ल और ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ये टॉपिक है इसके बारे में। तो हमें पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन एलिमेंट है वो क्या होता है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक पार्टी प्रपोज़ल करती है और दूसरी इसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक एग्रीमेंट में दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेक्शन 2C क्या कहता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोज़ल इज़ कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग इट इज़ कॉल्ड प्रोमिसी। तो जो पर्सन प्रपोज़ल कर रहा है उसे प्रोमिसर कहा जाएगा, जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है उसे प्रोमिसी कहा जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं प्रपोज़ल या ऑफ़र पर। तो सेक्शन 2A क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इवन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other to such act or abstinence he is said to make a proposal। कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या ना करने की अपनी इच्छा प्रकट करता है इस उद्देश्य के साथ ताकि दूसरा व्यक्ति अपनी सहमति दे दे, जो आप चाहते हो उसके प्रति वो अपनी सहमति दे दे, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रपोज़ल। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल कि ए बी को कहता है कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हें 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को प्रपोज़ल कर रहा है। तो ये हुआ किसी काम को करने का प्रपोज़ल देना। दूसरी बात कि अगर एक्स वाई को कहता है कि जैसे कि एक्स की एक शॉप है मार्केट में स्टेशनरी की और उसे पता चला कि वाई अपनी शॉप खोलना चाह रहा है उसके जो है आसपास ही, तो वो वाई को कहता है कि तुम अपनी शॉप 2 साल तक मत खोलो, तो मैं तुम्हें इसके बदले में 3 लाख रुपए दे दूँगा। तो ये जो है ये है किसी काम को ना करने का ऑफ़र करना। तो ये जो है एब्सटीनियंस टू सच एक्ट, ये किसी काम को ना करने के लिए कहना। तो इस तरह से जो है ये प्रपोज़ल या ऑफ़र इसको कहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इसे प्रपोज़ल कहा जाता है और ब्रिटिश एक्ट के अकॉर्डिंग इसे जो है ऑफ़र कहा जाता है। तो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिमेंट्स और मेन फीचर्स ऑफ प्रपोज़ल। तो सबसे पहले है एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पार्टीज़, कि प्रपोज़ल के लिए 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। अब एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ही ऑफ़र करेगा, जैसे ए अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वो अपने आप को तो गाड़ी बेचेगा नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को ही बेचेगा। तो प्रपोज़ल के लिए क्या होना चाहिए कि 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोज़ल करेगा। दूसरा, चॉइस टू डू और नॉट टू डू, यानी कि जो एक व्यक्ति प्रपोज़ल कर रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए ऑफ़र करना या किसी काम को ना करने के लिए ऑफ़र करना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज़ल। तो प्रपोज़ल का एक ऑब्जेक्ट है कि जो पर्सन प्रपोज़ल कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना। अगर आपका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति की कंसेंट या सहमति प्राप्त करना नहीं है तो इसे प्रपोज़ल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं,
यानी कि कई बार जो है प्रपोज़ल कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होता, लेकिन इसे मान लिया जाता है कि वो प्रपोज़ल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र और दूसरा इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र। ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों में, प्रपोज़ल और इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र, और दूसरा प्रपोज़ल एंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र। कई बार एक व्यक्ति जो है सिर्फ अपनी एक इच्छा जाहिर करता है किसी काम को करने या ना करने की दूसरे व्यक्ति को, लेकिन वो उसकी तरफ से प्रपोज़ल नहीं होता, सिर्फ एक इंटेंशन होती है, वो इतनी इंटेंशन शो कर रहा होता है। तो इसको हम एक केस के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है हैरिस वर्सेस निकर्सन का केस दिया हुआ है। तो इस केस में एक पर्सन ने अखबार में जो है, अखबार में या किसी भी चीज़ में उसने एडवर्टाइजमेंट दी कि वो जो है ऑक्शन के थ्रू जो है अपना सामान बेचेगा। लंदन से थोड़ी दूर की जगह पर अपना सामान ऑक्शन के थ्रू बेचेगा। तो अब जो दूसरा किसी व्यक्ति ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी और वो जो है उस प्लेस पर पहुंच गया, जो भी डेट वगैरह दी हुई थी वो उस प्लेस पर पहुंच गया। तो वो पहुंच गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई ऑक्शन, कोई नीलामी नहीं हो रही। अब उसने केस डाल दिया, जिस व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट की थी उसके अगेंस्ट केस डाल दिया कि उसका पैसा भी लगा है, उसका टाइम भी लगा है। पर कोर्ट ने ये जो है डिसीजन दिया कि जो एडवर्टाइज़र है, यानी कि जो पर्सन जिसने एडवर्टाइजमेंट दी, वो सिर्फ अपनी एक इच्छा जाहिर कर रहा था, अपनी एक इंटेंशन शो कर रहा था ऑफ़र करने की। एक्चुअल में ये ऑफ़र नहीं था। तो इस तरह से है यहाँ पे हैरिस वर्सेस निकर्सन का केस कि यहाँ पे सिर्फ उसकी एक इंटेंशन थी कि वो अपना सामान जो है ऑक्शन के थ्रू जो है सेल करेगा। तो यहाँ पे उसकी तरफ से कोई ऑफ़र नहीं था, सिर्फ एक इंटेंशन थी। तो अब जो है नेक्स्ट क्या है, इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र। तो इनविटेशन क्या होता है, कई बार जो है कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है एक इनवाइट करता है कि वो ऑफ़र करे। तो वो एक्चुअल में ऑफ़र नहीं होता, वो सिर्फ एक इनविटेशन होता है ऑफ़र के लिए। तो जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे कि अभी जो है किसी कंपनी ने अपने शेयर्स सेल करने हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देती है कि हम अपने शेयर इशू करेंगे। तो अब शेयर इशू जो किए जाएंगे वो कंपनी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट है। अब दूसरे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, वो उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजेगा। वो एप्लीकेशन जो आएगी कंपनी के पास, वो उस पर्सन की तरफ से इनविटेशन होगा, उस कंपनी की तरफ से ऑफ़र होगा कंपनी को कि वो उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। और कंपनी जब उसे शेयर अलॉट कर देगी तो कंपनी जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगी। इसी तरह से कई बार जो है कुछ शॉपकीपर्स अपनी दुकान पे कुछ प्राइस टैग लगा देते हैं, अपनी विंडोज़ पे कुछ प्रोडक्ट्स रख देते हैं, उन पे प्राइस टैग लगा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस प्राइस पे ही अपने प्रोडक्ट आपको सेल करेंगे। वो सिर्फ उनकी तरफ से एक इनविटेशन है कि आप आओ और उन प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करो ख़रीदने के लिए। इसी तरह कंपनी जो है कई बार टेंडर प्राइसेस मांगती है
प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स को, बिल्डिंग्स को मेनली बिल्डिंग्स को बनाने के लिए टेंडर प्राइसेस ऑफ़र जो है करती है, आपसे मांगती है। तो ये भी सिर्फ एक इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र है। तो इस तरह से जो है ऑफ़र और इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र में डिफरेंस है, ऑफ़र एंड इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र में डिफरेंस है।